जय हिंद दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आरंभ डिजिटल पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस को स्टार्ट करने वाले हैं। और ये सीरीज जो साइंस एनसीईआरटी सीरीज है दोस्तों, ये क्लास 6 से लेकर 12 तक होगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस ही होगा दोस्तों, प्रत्येक बुक जो भी एनसीईआरटी के हैं, चाहे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हर एक बुक से जो भी एनसीईआरटी के हैं 6 से लेकर 12 तक का सीरीज चलेगा दोस्तों। इसीलिए आप लोग इस एनसीईआरटी सीरीज से जुड़ जाएं, जिसके लिए आप लोगों को बेनिफिशियल साबित होगा। दोस्तों, हम लोग क्लास 6 स्टार्ट कर रहे हैं साइंस। तो इसका विषय सूची देख लीजिए दोस्तों, कि हम लोग को पहला अध्याय भोजन यह कहाँ से आता है और दूसरा अध्याय भोजन के घटक। इस दोनों जो अध्याय है दोस्तों, इसको आज हम लोग अभी तुरंत देख लेंगे इसी वीडियो में। भोजन यह कहाँ से आता है, यह बहुत छोटा सा चैप्टर है दोस्तों। भोजन के घटक को उसके बारे में बाद हम लोग देखेंगे। उसके बाद तीसरा चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक, वस्तुओं के समूह बनाना। चौथा, पांचवा, पदार्थों का पृथक्करण। ये दूसरा वीडियो में हम लोग तीनों चैप्टर को कर लेंगे कवर दोस्तों, क्योंकि क्लास 6 का छोटा छोटा सा चैप्टर है। इसको जल्द जल्द कवर करके हम लोग क्लास 7 में प्रवेश करेंगे। तो क्लास 6 अध्याय दोस्तों, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। अध्याय 7 है पौधों को जानिए। अध्याय 8 है शरीर में गति। अध्याय 9 है सजीव एवं उनका परिवेश। अध्याय 10 है गति एवं दूरियों का मापन। अध्याय 11 छायाएं एवं परावर्तन है दोस्तों। अध्याय 12 में है विद्युत तथा परिपथ। अध्याय 13 में चुंबकों द्वारा मनोरंजन। अध्याय 14 में जल। अध्याय 15 में हमारे चारों ओर वायु। और अध्याय 16 में कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो दोस्तों, एक एक करके हम लोग पूरा जितना भी 1 से लेकर 16 चैप्टर है, इन सबों को देख लेंगे दोस्तों। और क्लास 6 को जैसे ख़त्म करेंगे फिर 7 में जाएंगे, फिर 7 ख़त्म करेंगे, फिर 8, 9, 10, इस तरह से हम लोग पूरा 11th 12th पूरा कवर करने वाले हैं दोस्तों। इसीलिए आप लोग इस एनसीईआरटी सीरीज से जुड़ जाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो पहला चैप्टर है क्लास 6 का साइंस का, भोजन यह कहाँ से आता है, यह बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें कुछ कॉम्पिटिटिव अप्रोच से कुछ ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है दोस्तों। सिर्फ हमें ये देखना है कि भोजन कहाँ से आते हैं। तो भोजन देखिए दोस्तों, पौधे से और जीव जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं हम लोग। पौधों और जीव जंतु दोनों से हम लोगों को भोजन प्राप्त होता है। हम लोग तो स्वयं भोजन बनाते नहीं दोस्तों, तो हम लोग किस पे आश्रित रहते हैं भोजन के लिए? पौधों पर और दूसरे अन्य जीव जंतुओं पर। तो पौधों से जैसे हमें भोजन प्राप्त होता है, साग सब्जी प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। और अगर यदि देखें तो जंतु से मीट प्राप्त होता है, मछली प्राप्त होता है, अंडा प्राप्त होता है, दूध, घी, दही, ये सब चीज़ें हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों, इसमें यह है कि भोजन कहाँ से आता है, तो भोजन पादपों से, पेड़ पौधों से और जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है कम्पिटिटिव अप्रोच से। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि यहाँ कम्पिटिटिव अप्रोच से निकल सकता है, यहाँ से जानकारी, उसी जानकारी को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियाँ खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़ तो कभी तना, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं दोस्तों। इसमें यह बताया गया है कि हम लोग पत्ती वाली सब्जियां खाते हैं, फल को खाते हैं, जड़ जैसे कि जड़ में हो गया गाजर, हो गया मूली, हो गया, ये सब खाते हैं हम लोग दोस्तों। तना भाग खाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहला चैप्टर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, इस चैप्टर को स्किप करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला चैप्टर है भोजन के घटक। और जब क्लास 6 जो है ना दोस्तों, ये छोटा छोटा चैप्टर है और इसमें कुछ ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है, बट हैं एनसीईआरटी है दोस्तों, इसको इग्नोर करने का कोशिश नहीं करना है। जो जो सही चीज़ें रहेंगे, जो कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा, मैं उसे कवर करता जाऊंगा दोस्तों। तो भोजन के घटक दूसरा चैप्टर है, भोजन के घटक। तो हम लोग देखते हैं भोजन का क्या क्या घटक है। भोजन में क्या क्या पाया जाता है। अगर हम लोग खाना खाते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश, जल। तो रुक्षांश को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों फाइबर। रुक्षांश को इंग्लिश में फाइबर कहते हैं। तो हमारे शरीर को फाइबर की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की, वसा की, विटामिन की।
तो हमें सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण कैसे किया जाता है, तो हम इनके बारे में हम देखेंगे। किसी भी खाद्य सामग्री में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं, प्रोटीन उपस्थित है या नहीं, वसा उपस्थित है या नहीं, इन सब चीज़ों को हम लोग कैसे परीक्षण करेंगे। तो उसका परीक्षण करने के लिए देखिए दोस्तों, जैसे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना यानी कि मंड, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, मंड, जैसे मंड स्टार्च, अगर हम लोग स्टार्च यानी कि मंड को परीक्षण करते हैं तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, आयोडीन नामक विलयन डाल देंगे। आयोडीन विलयन को अगर हमको जिस भी पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में चेक करना है कि उसमें मंड उपस्थित है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए आयोडीन नामक विलयन को हम लोग उसमें डाल देंगे। आयोडीन का बूंद डालने पर वो विलयन अगर नीला या फिर काला रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इससे हमें पता चल जाता है कि उस पदार्थ में मंड उपस्थित है, उस खाद्य पदार्थ में मंड उपस्थित है। इसीलिए अगर मंड का परीक्षण करना है दोस्तों तो आयोडीन नामक विलयन हमें डालना होगा और उससे नीला या काला में परिवर्तित हो जाता है वो खाद्य पदार्थ, तो इससे हमें पता चल जाता है कि उसमें मंड है। तो इससे पता चलता है कि मंड का परीक्षण हो गया दोस्तों, क्योंकि आयोडीन डालेंगे काला या नीला हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि उसमें मंड उपस्थित है। चलिए दोस्तों, जैसे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हो गया आयोडीन विलयन डालकर, उसी प्रकार हम लोग देखते हैं प्रोटीन का परीक्षण करके कि प्रोटीन का परीक्षण कैसे होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, प्रोटीन का परीक्षण, अगर यदि हमें प्रोटीन का परीक्षण करना हो तो हम लोगों को प्रोटीन जो खाद्य पदार्थ है उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डालना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, अगर यदि हमें प्रोटीन का करना हो तो यहाँ देखिए, तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डालना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा को डालने पर यहाँ देखिए दोस्तों, बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है। मैंने पहले से ही घेर चुका है दोस्तों, घेर दिया है क्योंकि इससे आप लोगों को आसानी हो। तो देखिए यहाँ प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा से करने पर यहाँ बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, बैंगनी रंग दिया हुआ है, ठीक। तो प्रोटीन का परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डालेंगे तो बैंगनी रंग में बदल जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है। अगर यदि वसा का परीक्षण करना है दोस्तों, वसा का परीक्षण करने के लिए हम एक कागज़ लेंगे, उस कागज़ में वसा युक्त पदार्थ को दे देंगे, डाल देंगे और उस कागज़ को मोड़ देंगे। अगर यदि उस कागज़ में तेल का धब्बा, यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ लगा हुआ है टिक, कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। अगर यदि कागज़ में तेल का धब्बा आ जाता है तो इससे पता चलता है कि उसमें, उस पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति है। अब आगे देखिए दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ में प्राप्त होता है। अब यहाँ से हमें देखना है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ों में मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ, इन सभी खाद्य पदार्थों में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों कि वसा किससे किससे मिलता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों कि वसा जो है हमें दो तरह से, देखिए, एक पादप के स्रोत से और एक जंतु के स्रोत से। तो देखिए, अगर यदि हम पादप के स्रोत से देखें तो वसा किस में होगा, तिल में होगा, गिरी में होगा, बादाम का गिरी, मूंगफली में होगा, सूरजमुखी का तेल में होगा, सरसों का तेल में होगा, ठीक है दोस्तों, नारियल का तेल में होगा। उसके बाद अगर यदि हम लोग जंतु के मायने में देखें कि वसा कहाँ से प्राप्त होगा, तो मक्खन से प्राप्त होगा, जो कि जंतु से प्राप्त होता है। क्रीम में होगा, अंडा में होगा, मछली, मांस, घी, दूध, इन सब से हमें वसा की प्राप्ति होगी दोस्तों। तो वसा पादप स्रोत और जंतु स्रोत हमने दोनों देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तीनों परीक्षण हमने कर लिया, तो अब इस तीनों परीक्षण को हम अलग से देख लेते हैं दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या क्या था। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए, यानी कि मंड का परीक्षण करने के लिए दोस्तों हमने तनु आयोडीन डाला था। तनु आयोडीन डाला तो फिर अगर दी उसका रंग, उस खाद्य पदार्थ का रंग काला या फिर नीला हो जाता है तो इससे हमें पता चलता है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। अगर यदि हमें प्रोटीन का परीक्षण करना है दोस्तों तो उसमें कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट को डालेंगे दोस्तों, तो अगर वो बैंगनी रंग में बदल जाता है तो इससे पता चलता है कि प्रोटीन की उपस्थिति है। अगर हमें वसा का परीक्षण करना है तो कागज़ पर तेल का धब्बा दिखाई देता है दोस्तों, कागज़ पर तेल का धब्बा दिखाई देता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि उसमें वसा की उपस्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर यदि हमें देखना हो, देखिए दोस्तों,
अगर यदि हम देखते हैं कि प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, अगर यदि पादप स्रोत देखें दोस्तों तो प्रोटीन हमें मटर से मिलता है, चना से मिलता है, मूंग से मिलता है, तुअर दाल से मिलता है, राजमा से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। दोस्तों प्रोटीन के पादप स्रोत भी बहुत सारे हैं। और अगर यदि प्रोटीन का जंतु स्रोत देखें तो पनीर से मिलता है, मछली, मांस, दूध, अंडा, बहुत सारे चीज़ हैं दोस्तों जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि प्रोटीन को भोजन का प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन युक्त भोजन अगर जिसमें प्रोटीन है तो उसको शरीर वर्धक, शरीर का वृद्धि और विकास करने वाला कहा जाता है। दोस्तों यहाँ देखिए लिखा है प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन है। तो देखते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों। और जैसे कि अगर हम लोग विटामिन देखें तो विटामिन ए यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, के, बी, सब चीज़ विटामिन्स, ये विटामिन से हमें प्राप्त होता है, विटामिन ए, बी, सी, डी। और विटामिन सी यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। और विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है दोस्तों। आयोडीन के भी स्रोत हैं, फास्फोरस, लौह के स्रोत, कैल्शियम के कुछ, तो इन सब चीज़ों को आपको देख लेना दोस्तों। और अगर यदि हम बात करें रेसे की बात करें दोस्तों, तो रेसे तथा जल भी हमारे भोजन में आवश्यक है, बहुत आवश्यक है दोस्तों। क्योंकि जो रेसा है जो ना दोस्तों, रेसा यहाँ देखिए क्या लिखा है, रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। पादप, अगर पादप का उत्पाद से रुक्षांश यानी कि फाइबर हमें प्राप्त होता है दोस्तों। और कोई भी पोषण प्रदान नहीं करता। ये जो रेसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कि रेसा जो है, रेसा यहाँ देखिए दोस्तों दिया है कि कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में की सहायता करता है। तो मैंने पहले से ही टिक लगा दिया दोस्तों कि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। इसीलिए रेसे का काम अगर पूछा जाए दोस्तों तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेसे जो है कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, फिर भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, और जल तो आवश्यक है ही दोस्तों। अब संतुलित आहार किसे कहते हैं? अब जैसे कि सिर्फ आहार के बारे में पूछते हैं दोस्तों कि आहार किसे कहते हैं, डेली जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसे सिर्फ आहार कहा जाता है। और संतुलित आहार किसे कहा जाता है? जिसको कि हम लोग जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, सभी चीज़ों की, सभी पोषक पदार्थ जिसमें उपस्थित हो तो उसे संतुलित आहार कहा जाता है दोस्तों। वही इसमें दिया है जिसमें कि रुक्षांश और जल भी उपस्थित हो, उसको संतुलित आहार कहा जाता है। अब यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, एक यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि पकाने में विटामिन सी को आसानी से गर्मी से नष्ट, अगर विटामिन सी को हम लोग पकाएंगे या गर्म करेंगे दोस्तों तो विटामिन सी पकाने में नष्ट हो जाता है। वही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है दोस्तों कि इसको देख लीजिए, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो गर्म नहीं करना है विटामिन सी को। और अभावजन्य रोग क्या होता है दोस्तों? अभावजन्य रोग ये होता है कि अभाव के कारण अगर हमें हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इन सब चीज़ों का अभाव है तो हमें अभावजन्य रोग हो जाते हैं। तो इन सबों को, विटामिन्स को, मिनरल्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को लेने पर अभावजन्य बीमारी को समाप्त किया जा सकता है दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, अंतिम स्लाइड है ये। इसमें यह है कि विटामिन, देखिए दोस्तों ये पूरा चैप्टर का सार यहाँ लिखा हुआ है कि विटामिन ए से दृष्टिहीनता हो जाता है, रतौंधी हो जाता है दोस्तों। तो इससे कमजोर दृष्टि हो जाता है। अंधेरे रात में कम दिखाई देना, ये देखिए यहाँ दोस्तों कि अंधेरे रात में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। अगर यदि विटामिन B1 की बात करें दोस्तों तो इससे बेरी विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है? बेरी। दुर्बल पेशियों और काम करने में ऊर्जा की कमी होती है। अगर यदि विटामिन C की बात करें तो इससे स्कर्वी होता है दोस्तों, मसूड़ों से खून निकलता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। अगर यदि विटामिन D की बात करें तो इससे रिकेट्स होता है दोस्तों, अस्थि का मुलायम होकर मुड़ जाना, अस्थि मुलायम होकर मुड़ जाता है। अगर यदि कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम अस्थि और दंत क्षय कर देता है दोस्तों, दांत को कमज़ोर कर देता है और अस्थियों को कमज़ोर कर देता है कैल्शियम का कमी होने से। तो इसमें कमज़ोर अस्थि दंत क्षय हो जाता है दोस्तों। अगर आयोडीन की बात करें तो इससे घेंघा हो जाता है, ग्वाइटर रोग, गर्दन की ग्रंथि फूल जाना और बच्चों को मानसिक विकलांगता, मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है बच्चे।
आयोडीन की कमी से। तो लौ से अरक्तता कमजोरी होता है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं कि संतुलित आहार क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, हर एक प्रकार के उत्पादों से हमें भोजन युक्त लेना चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, वसा, सब चीज़ अगर दी संतुलित मात्रा में हो तो उसी को संतुलित आहार कहा जाता है दोस्तों। अगर दी बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, B1 की कमी से। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा, वसा भी ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों। खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड, विटामिन, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग ने चैप्टर में देख लिया दोस्तों। इन सब चीज़ों के बारे में जो प्रमुख शब्द हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया दोस्तों। एक अंतिम स्लाइड देख लीजिए दोस्तों। इसमें ये है कि भोजन, इसमें सारांश है दोस्तों कि जो हमने पढ़ चुका है उसी का सारांश है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, यही सब चीज़ें हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, आहारी रेशे तथा जल। चलिए दोस्तों, इस सारांश को अपने से देख लेना है दोस्तों, पढ़ लेना है। और इसी प्रकार NCERT सीरीज में जुड़े रहिए दोस्तों। कल यानी कि अगले दिन अगला चैप्टर लिया जाएगा दोस्तों। अगला चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा। आज 2 चैप्टर हुआ। पहला चैप्टर बहुत ही छोटा सा था और अगला चैप्टर जो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, इसीलिए आगे के चैप्टर कल आएंगे दोस्तों। धन्यवाद।